नमस्कार दोस्तों, असम की एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रवक्ता भर्ती मिशन 2025-26 के तहत आदिकाल का भाग नंबर 2 हम लेके आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है आज का। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या राहुल सांकृत्यायन। आंसर लगाइए आप साथ साथ किस प्रकार की तैयारियां चल रही है आपकी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर डी है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस के दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की प्रमुख रचनाएं दोहा कोश एवं चर्यापद आदि 2 रूपों में प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। यह कथन किसका है? ये रहे हमारे ऑप्शन: हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या मिश्र बंधु। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखा है उपर्युक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा, जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात की गई है। उनके अनुसार यदि समझा जाने लगा तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। प्रश्न नंबर अगला है हमारे पास। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषयक यह स्थापना किसकी है? हमारे पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, गौरी शंकर, हरिचंद्र ओझा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। लिखा है यहाँ पे पृथ्वीराज रासो विषयक उपर्युक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलहर ने 1875 में कश्मीरी कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्कों में जो रचित है संस्कृत महाकाव्य है, इसके विषय में इसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों ने 3 वर्ग बना दिए। अब यहाँ पे देखो, अप्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं उसमें डॉक्टर बूलहर हो गए, गौरी शंकर, हरिचंद्र ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास। इन्होंने जो है कि इस रचना को अप्रामाणिक माना है। और प्रामाणिक मानने वालों की बात करें तो प्रामाणिक मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिश्र बंधु, मोहनलाल,
विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इन्होंने जो है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानी है। और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने अर्ध प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो को माना है। तो इस प्रकार से 3 वर्ग इसके विषय में बने हैं। तो अप्रामाणिक मानने वाले, प्रामाणिक मानने वाले और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारे पास, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन है हमारे पास पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो या विजयपाल रासो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही बीसलदेव रासो। लिखा यहाँ पे, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता बीसलदेव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, के आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नालाह कवि विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इससे बीसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा। क्वेश्चन नंबर 21, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? हमारे पास ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। लिखा है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। ऐसा मानना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह ऑप्शन भी सही है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह भी सही है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। यह ऑप्शन भी सही है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। ये वर्णन उसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या तथ्य सही नहीं है पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिखा है, दिए गए तथ्यों में राउल वेल के विषय में इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, यह तथ्य सही नहीं है। ये तो ऑप्शन में आ गया था। राउल वेल या राउल वेली, इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से देखेंगे। यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोड़ा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विधा पत्रिका में करवाया।
यह एक शिलांकृत कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। इसकी नायिका राहुल है, जिसके नख सिख सौंदर्य का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नख सिख सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी जानकारी इसमें देखने को मिल रही है। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो देखेंगे, लिखा है श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, बिल्कुल सही है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है, सही है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है, सही है। रेवंत गिरिरास जिन धर्म सूरी की रचना नहीं है, तो ये असत्य विकल्प है। ये रचना है विजय सेन सूरी की रचना है, ये विजय सेन सूरी। तो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लिखा यहाँ पे रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ है। कवि एवं उनकी रचना का सही सुमेलित इस प्रकार से है। तो ये हमने पढ़ लिया था। श्रावकाचार्य देवसेन का है, नेमिनाथ रास सुमति गणी की है, भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी की रचना है। प्रश्न नंबर 25 है, सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, ये भी सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये सही नहीं है। उन्हें अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है उन्होंने, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? ऑप्शन है हमारे पास सरहप्पा या गोरखनाथ या रामानंद या तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गोरखनाथ। लिखा यहाँ पे, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति गोरखनाथ के संबंध में है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, यह किसने कहा था? तुलसीदास ने कहा था, कई बार पूछा जाता है। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिनमें मेखला, श्रृंगी, गूदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए कनफटा योगी भी इनको कहा जाता था। कनफटा योगी इनको कहते थे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। लिखा यहाँ पे, गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ ग्रंथ इस प्रकार से हैं: अमनस्क योग,
गोरक्षकल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? ऑप्शन है बृहत संस्करण 16,306 छंदों का, मध्य संस्करण 7,000 छंद, लघु संस्करण 3,500 छंद या सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंदों का। लिखा यहाँ पे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के लघुतम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक या मूल रासो मानते हैं, जिसमें 1,300 छंदों का उल्लेख है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 7,000 छंद को प्रमाणिक माना है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण को, जिसमें 7,000 छंद है, इसको प्रमाणिक माना है। और बृहत रूपांतरण 16,306 छंद सर्वाधिक अप्रमाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। सर्वाधिक अप्रमाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण कौन सा है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वह है बृहत रूपांतरण। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं। इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था, ये भी पूछा जा सकता है। इनका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज रासो 69 समय, इसमें 69 समयों में ये विभक्त है, 69 समयों में विभाजित है, जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, पद्मावती समय जिसे भी मानते हैं, 57वां जो समय है कायमाश वध समय और सर्वाधिक मार्मिक समय है 61वां समय कन्न उज्ज समय, सबसे बड़ा समय इसको माना जाता है। 65वां समय विवाह समय और 69वां समय है महोब्बा युद्ध समय। तो इसमें जानकारियां हैं। क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के संपादनकर्ता इनमें से हैं? कौन इनमें से बीसल देव रासो के संपादन करता है? तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, या माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। लिखा है यहाँ पे, बिसल देव रासो के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा हैं। बिसल देव रासो 14वीं सदी विक्रमी संवत में की रचना है और ये नरपति नालाह की क्या है, रचना है। यह प्रसिद्ध रचना 4 खंडों में विभाजित है। तो यह रचना किसकी है, नरपति नालाह की है और इसके जो संपादन करता है वो माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है, पहला, उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ये भी सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। ये भी सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। ये भी सही है।
और डी है हमारे पास, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। सही नहीं है पूछा था, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। लिखा यहाँ पे, दिए गए तथ्यों में से उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, यह तथ्य सही नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में आधुनिक एटा नगर, जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ के पटियाली गांव में इनका जन्म माना जाता है। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन्हें तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। इनकी रचनाएं देखो, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने, गजल आदि इनकी रचनाएं हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है किस रचना के आधार पर? ऑप्शन है हमारे पास पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या लिखनावली। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर ए, पदावली। लिखा यहाँ पे, आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्या, दुर्गा भक्ति तरंगणी और गंगा वाक्यावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।